नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपने मेरे स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर को ज़रूर पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं, हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हाइपोथेसिस होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, हाइपोथेसिस के जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स होता है वो क्या है, और फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस टेस्ट करने के बाद उस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाइपोथेसिस को समझने से। तो हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस ये एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में। मान लीजिए कि आप किसी सिटी में रहते हैं और आपको जानना है कि पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, क्या उसकी वजह से लंग्स डिजीज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप एक रिसर्चर है, यानी कि आपने दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो आप ये मान के जाते हैं कि पोल्यूशन की वजह से जो लंग्स डिजीज है वो बढ़ रहा है। तो ये आपके हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स और जो रिसर्चर्स होते हैं, जो भी उन्होंने एज्यूम किया होगा डेटा या दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अ, उनके ओपिनियन में जो रिलेशनशिप है वो होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और उसका ठीक उल्टा होता है नल हाइपोथेसिस। तो अगर मैं रिसर्चर हूं और मैंने सोचा कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना होगा कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं है, अगर वो इन ये फॉल्स हुआ तो ही मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट होगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। और नल हाइपोथेसिस के लिए हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पैरामीट्रिक होता है, एक नॉन पैरामीट्रिक होता है। पैरामीट्रिक यानी कि जहाँ पर हम जेड, टी, एफ, एनोवा ये सब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जो नॉन पैरामीट्रिक होता है वहाँ पर हम ची स्क्वायर, यू टेस्ट, फिर एच टेस्ट, फिर रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो इन सबको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि हाइपोथेसिस है क्या। तो हाइपोथेसिस यानी कि प्रिडिक्शन। आप किसी दो वेरिएबल के बीच का प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे हाइपोथेसिस में। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होता है कि दो लोग के बीच का रिलेशनशिप ट्रू मानता है, जो एक्सपर्ट ने प्रिडिक्ट किया हो। और उसका ठीक अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस, जहां पर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम इसे डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को H0 से, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से। और ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके जो उसका जो प्रिडिक्शन होता है उसके ठीक विपरीत ये नल हाइपोथेसिस होता है, उसके ऑपोजिट होता है। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, वो जो इन्वेस्टिगेटर है जो प्रेडिक्ट करता है, वो वही इंफॉर्मेशन वहां पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रहेगा। तो हम टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस पे करते हैं, टेस्ट कभी भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे नहीं करते। और नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होता है या तो रिजेक्ट नहीं होता। हम कभी भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सैंपल के केस में। अगर वो पॉपुलेशन हुआ तो वो रिजेक्ट हो सकता है, पर क्योंकि हम हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं होता, हम पॉपुलेशन के डेटा को डायरेक्टली कलेक्ट करके फिर उससे कुछ इंफॉर्मेशन इन्फर नहीं करते। हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, और जो डेटा हम हमें प्राप्त होता है, हम उसकी मदद से हम पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। तो पॉपुलेशन होगा तो ही नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट होगा। पर यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सैंपल लेते हैं, इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करेंगे या तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। और जब रिजेक्ट नहीं करेंगे तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है, और अगर मैं रिजेक्ट कर दिया तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक होता क्या है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख सकते हैं और वहां पर आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पैरामीटर्स में एज्यूम करते कि वो मेरा जो भी सैंपल है
जो भी सैंपल सेट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉन पैरामीट्रिक में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। और पैरामीट्रिक में हम एज्यूम करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में हम एज्यूम भी नहीं करते। हम एज्यूम जो भी किया, हमने उसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं माना है। फिर यहाँ पर पैरामीट्रिक में हमारा जो पैरामीटर होता है वो हमेशा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब चीजें पैरामीटर में आती हैं। और नॉन पैरामीटर में हम कोई भी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब के पैरामीटर्स यूज नहीं करते हैं। वो वहां पर कोई भी पैरामीटर यूज नहीं होता। इसका जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो या तो इंटरवल है या तो रेशियो है। ये भी हमने कवर किया था। जैसे हमारे पास 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। सबसे पहले हमारा नॉमिनल है, फिर ऑर्डिनल है, फिर इंटरवल है, और फिर रेशियो है। और जब पैरामीटर की बात होती है तो वहां पर इंटरवल और रेशियो स्केल माना जाता है। और फिर नॉन पैरामीटर में ऑर्डिनल और नॉमिनल। नॉमिनल यानी कि नाम, कैरेक्टर्स, ये सब चीजें होती है। ऑर्डर ऑर्डर यानी कि वहां पर कोई ऑर्डर होगा, कोई रैंक होगा। जैसे कि टॉप 3 स्टूडेंट्स, ये रैंक है, तो ये ऑर्डर में आ गए। और फिर इंटरवल और रेशियो स्केल्स में मोस्टली इंटरवल्स में क्या होता है, दो डेटा के बीच में कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस होगा। लेट्स से कि टेम्परेचर टेम्परेचर मैं अगर बोलूँ 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 130 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 120 और 130 के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगा, तो वो है इंटरवल। और रेशियो यानी कि जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, जहां पर जीरो से हम कोई चीज को मेजर करते हैं, जीरो से मेजर करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर के केस में हम जब जीरो बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका कोई मीनिंग होता है, वो मीनिंगलेस नहीं है इस केस में। पर वही अगर मैं रेशियो की बात करूं तो वहां पर अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो जीरो से मेजर करता है। तो ये डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस है, जो इंटरवल को रेशियो से अलग करता है। फिर इसका जो सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी हमने कवर किया था हमारे पिछले वीडियो में, मीन, मीडियन, मोड, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है। तो यहाँ पर पैरामीटर के केस में ये होता है मीन, और सेंट्रल टेंडेंसी नॉन पैरामीटर के केस में होता है मीडियन। और ये काफी पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। पर ये रिलेटिवली लेस पावरफुल है नॉन पैरामेट्रिक में। और यहाँ पर लेस रोबस्ट होता है, मतलब हमारे पास जो सैंपल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पैरामीटर के केस में, तो इसीलिए वो लेस रोबस्ट और लेस फ्लेक्सिबल होता है। और नॉन पैरामेट्रिक जो सिचुएशन है वहाँ पर, वैसे कंडीशंस में हम हमारा जो सैंपल होता है वो मोर रोबस्ट होता है। यानी कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस हो सकते हैं। हम कोई भी पैरामीटर अगर लें जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सब नॉन पैरामेट्रिक होता है। और यहाँ पर हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसकी मदद से आप अगर इन्वेस्टिगेटर हैं, आप एक रिसर्चर हैं, तो आपको जो भी दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन रिलेशन फाइंड आउट करना है, आप इसकी मदद से कर सकते हैं। नॉन पैरामीटर के केस में जी स्क्वायर, यू टेस्ट, एच टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट देख सकते हैं। मेजरली हम आज डिस्कस करेंगे, हम टी टेस्ट के बारे में, हम अनोवा टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम ची स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पस है? इसके दो पर्पस हैं। पहला है कंपैरिजन और रिलेशनशिप। हम ये दो पर्पस के लिए करते हैं, या तो किसी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश, या दो वेरिएबल्स के अंतराल, कितना डिफरेंस है दोनों के वेरिएबल्स के बीच में, वो हम वो हमारा पर्पस है। तो पर्पस यानी कि कंपैरिजन या रिलेशनशिप। कंपैरिजन यानी कि डिफरेंस दो वेरिएबल्स के बीच में, या फिर एक वेरिएबल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। रिलेशनशिप यानी कि कनेक्शंस कैसा है, दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एक वेरिएबल्स को चेंज करने पर दूसरा वेरिएबल चेंज होता है या नहीं होता, ये होता है रिलेशनशिप। अब ये तो हो गया पर्पस। टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कैटेगोरिकल या फिर
कंटिन्यूस डेटा होता है। जो कैटेगोरिकल होता है वो क्वालिटेटिव होता है, और जो कंटिन्यूस होता है वो मेरा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है। क्वांटिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कैटेगोरिकल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वैसे टाइप के डेटा हमारे कैटेगोरिकल डेटास होते हैं जो मेजरेबल नहीं है। हम क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं? हम ची स्क्वायर कर लें, टी टेस्ट कर ले, कोरिलेशन कर ले। अच्छा, किस कंडीशंस में करते हैं? मान लीजिए कि मेरा पर्पस है कंपेयर करना, दो डेटा को कंपेयर करना। और टाइप्स ऑफ डेटा में अगर मैं कैटेगोरिकल डेटा लेता हूँ, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, वैसे टाइप के डेटा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, जेंडर ले लिया मैंने, तो ऐसे टाइप के डेटा मेरे कैटेगोरिकल डेटा होते हैं, तो वहां पर मैं ची स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करूंगा। फिर अगर मान लीजिए कि अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ दो वेरिएबल्स के बीच में, और फिर वहां पर टाइप्स ऑफ डेटा कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस है, तो वहां पर टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर मेरा पर्पस है रिलेशनशिप फाइंड करना दो वेरिएबल्स के बीच में, तो टाइप ऑफ डेटा कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस अगर दोनों हैं, तो वहां पर कोरिलेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये क्यों करते हैं? मान लीजिए कि मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक बॉल दिया और उसे बोला कि आप चेक कीजिए कि इसका वेट कितना है। तो आपको अगर पता है कि वेट के लिए मैं वेइंग मशीन पर उसको रखूंगा और वेट चेक करूंगा, पर वही अगर मैंने आपको बोला और आपको पता नहीं कि किस टूल से इसको इसके वेट को चेक किया जाता है, तो आपके पास मान लीजिए कि दो टूल हैं सामने, एक टेम्परेचर मीटर है और फिर एक वेइंग मशीन है। तो आप कैसे इसका वेट चेक करेंगे? आपको उस टूल, उस टेस्ट के बारे में, उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप उसको उसके वेट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो वही है, ये जितने भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किस कंडीशन के लिए, किस सिचुएशन के लिए वो टेस्ट परफॉर्म होता है, अगर वो आपको पता चल गया, तो आपको आप आप जो हाइपोथेसिस कर रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है, ताकि आपके पास जो भी डेटा आएगा वो डेटा मीनिंगफुल हो, और उससे आप मीनिंगफुल कुछ रिजल्ट्स निकाल के इंटरप्रेट कर सकते हैं। और उससे आपका जो भी रिसर्च है, आपको उसमें बहुत मदद मिलेगा। अब चलिए अनोवा के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, बट व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू बी यूज्ड। अच्छा, वहां पर अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी, तो मैं थोड़ा और बहुत इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि जेंडर है मेल फीमेल, एंड मार्क्स है। मान लीजिए कि आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वहां पर मेल है फीमेल है, और फिर उसके बाद मार्क्स वहाँ पर किसी सब्जेक्ट्स में, और यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट दिया गया है SCM, मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड फिर बिजनेस रिसर्च मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, और इस सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स होता है उसके बारे में मैंने बताया। कंटिन्यूस यानी कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, जो भी चीजें मेजरेबल है वो है कंटिन्यूस, जो चीजें मेजरेबल नहीं है वो है कैटेगोरिकल। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने अ, यहाँ पर एक टेबल बनाया, यहाँ पर रखा है कैटेगोरिकल, यहाँ पे कंटिन्यूस, यहाँ पे कैटेगोरिकल, यहाँ पे कंटिन्यूस। तो अगर वन सैंपल टी टेस्ट है, मान लीजिए वन सैंपल टी टेस्ट है, वन सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या होगा? यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक ही सैंपल लिया जेंडर, या फिर एक ही सैंपल लिया मार्क्स। मैंने एक सैंपल को पिक किया, और अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको सैंपल के बारे में तो पता होगा। पॉपुलेशन यानी कि मेरा लार्जर सेट, जिसके रिजल्ट में मुझे इंटरेस्ट है, पर मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है उस सैंपल पर टेस्ट करने की, तो मैं उस पॉपुलेशन पर टेस्ट करने के मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो मैं सैंपल पर टेस्ट करता हूँ। और फिर सैंपल के जो रिजल्ट्स आते हैं वो मैं इन्फर करता हूँ पॉपुलेशन पर। मान लीजिए कि आपको पूरे कंट्री का एक डेटा निकालना है कि कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं।
आपको हर एक घर पर जाकर ये चेक करना पड़ेगा कि कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, कितनों के पास नहीं है। फिर यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग और आपको बहुत सारे रिसोर्स पैसों की जरूरत होगी। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ सैंपल्स लेता हूँ, कुछ मेट्रो सिटीज को, टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे सिटीज ले लिया, वहां पे कुछ सैंपल्स पिकअप कर लिया हमने। और उस सैंपल्स पे मान लीजिए कि मैंने कुछ रिजल्ट्स निकाले, उसका कुछ मीन निकाला, एवरेज निकाला, एंड देन फिर उससे मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि जो मेरा जो पॉपुलेशन है वो वही रिजल्ट देगा जो मेरा सैंपल ने दिया। और सेम इलेक्शन में भी वैसे ही होता है, हम सैंपल्स लेते हैं, हम सबको जाकर ये नहीं पूछते कि आप किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे। हम कुछ सैंपल्स लेते हैं और उस सैंपल से हम इंफॉर्मेशन को इन्फर करते हैं पॉपुलेशन में। और फिर वहां पर कुछ रिजल्ट्स, जो जिस ऑब्जेक्टिव से हमने वो रिसर्च किया था उस ऑब्जेक्टिव को मीट करते हैं हम इसकी मदद से। तो यहाँ पर सैंपल, मान लीजिए कि वन सैंपल टेस्ट में हमने, हमारे पास दो सैंपल्स हैं, एक जेंडर है, या तो जेंडर हो या तो मार्क्स हो, तो हर एक सैंपल होगा। अगर मैं कोई भी एनालिसिस एक सैंपल पर कर रहा हूँ तो उसको 1 टी टेस्ट कहते हैं। अगर कोई भी एनालिसिस में दो सैंपल्स पर कर रहा हूँ तो उसको 2 टी टेस्ट कहते हैं, 2 सैंपल टी टेस्ट कहते हैं। ओके। यहाँ पर क्या होता है कि मेरा वन कैटेगोरिकल होता है, और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस यानी कि जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, तो वो मेरा कंटिन्यूस होता है। तो यानी कि एक मेरा हो गया कैटेगोरिकल, दूसरा हो गया मेरा कंटिन्यूस डेटा। ओके। तो यहाँ पर कंटिन्यूस में दो कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। एनोवा तब हम यूज करते हैं, एनोवा हम तब यूज करेंगे। अच्छा, एनोवा का मतलब क्या है? एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है अनोवा। तो अनोवा के केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जेंडर और मार्क्स दिया है, पर जेंडर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज है, मेल, फीमेल एंड अदर्स। ओके। तो जब मेरे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, जहाँ इन केस ऑफ 3 कैटेगरीज एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, हम एनोवा का यूज करते हैं। यानी कि या तो 1 सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम 2 सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हम एनोवा तब करेंगे जब हमारे पास 2 से ज्यादा सैंपल्स हो, यानी कि हमारे पास कैटेगरीज ज्यादा हो, कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो, तो हम एनोवा का यूज करेंगे, एनोवा टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और ची स्क्वेयर टेस्ट हम तब परफॉर्म करेंगे जब हमारे पास वन कैटेगरी है, और दूसरा या फिर इम्पैक्ट, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा वन कैटेगरी जो है, यहाँ पे दोनों कैटेगरीज हैं, तो एक कैटेगरी का इम्पैक्ट दूसरे पर किस तरह से है। तो यहाँ पर हम ची स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यानी कि जब भी दो कैटेगरीज हैं तो हम ची स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और रिग्रेशन टेस्ट हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई टारगेट, हमारा टारगेट जो है वो वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट कंटिन्यूस है। अच्छा, इंडिपेंडेंट मल्टीपल हो सकता है, पर जो डिपेंडेंट है, जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल होगा रिग्रेशन के केस में। ओके। तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। रिग्रेशन में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप पता लगाएंगे कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। और ची स्क्वायर में हम क्या करेंगे कि दो कैटेगरीज के बारे में, दो जितने भी कैटेगरीज हैं, एनोवा टेस्ट में हम कैटेगरीज और फिर कंटिन्यूस वेरिएबल, यहाँ पे कैटेगरीज और कंटिन्यूस वेरिएबल पर फर्क ये है कि यहाँ पर मल्टीपल, 2 से ज्यादा कैटेगरीज हैं, यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। ओके, 2 सैंपल्स हैं, 2 सैंपल से ज्यादा होगा तो हम एनोवा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस टेबल की मदद से आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब कैटेगरी और कैटेगरी हो तो ची स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना है। कैटेगरी अगर कंटिन्यूस हो, कैटेगरी एंड कंटिन्यूस हो और मेरा टारगेट कैटेगरी हो, तो वहां पर रिग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यूस कंटिन्यूस और कैटेगरी हो तो टी टेस्ट एंड नोवा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस हो तो कोरिलेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ गए। थोड़ा और सिंप्लीफाई मैं करूं तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जिसकी मदद से आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ये टेस्ट कब किस कंडीशंस में परफॉर्म करना चाहिए।
तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक, अच्छा रिग्रेशन पैरामीट्रिक होता है पर नॉन पैरामीट्रिक भी होता है, कुछ नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स हमारे पास, मान लीजिए 6 स्टैटिस्टिकल टूल्स हम पढ़ने वाले हैं। और हमारे पास मैंने जैसे कि आपको ये सब टाइप्स बता दिए थे, कैटेगरी, कंटिन्यूअस, कब किस कंडीशन में कैटेगरी चुने, और फिर कंटिन्यूअस कब। तो सिंगल सैंपल टी टेस्ट में हम या तो कैटेगरी लेंगे या तो कंटिन्यूअस लेंगे, मतलब सिंगल सैंपल होगा, सैंपल एक सेट होगा। पेड में 2 सैंपल्स होंगे, 2 सैंपल्स में 2 कैटेगरीज हो सकती है और एक कंटिन्यूअस हो सकता है। इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट में 3 होते हैं, 3 सैंपल्स होते हैं उसमें। इंडिपेंडेंट में भी 2 होते हैं, पर पेड और इंडिपेंडेंट में फर्क ये होता है कि पेड में हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाएंगे कि पेड, मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन पे मैंने एक टेस्ट किया। मान लीजिए कि लेट्स से कि मेरे ऑफिस में मुझे ये चेक करना है कि ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस कैसा रहा। तो बिफोर ट्रेनिंग कोई मैंने 10 लोगों को लिया, तो बिफोर ट्रेनिंग क्या था कंडीशन, एंड आफ्टर ट्रेनिंग क्या था कंडीशन। तो बिफोर एंड आफ्टर मैंने सेम पॉपुलेशन पर टेस्ट परफॉर्म किया। जब मैं सेम पॉपुलेशन पर बिफोर एंड आफ्टर ऐसा टेस्ट परफॉर्म करता हूं और मैं उसी सैंपल को चेक करता हूं कि उसके मतलब टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट कैसा रहा, तो हम पेयर टेस्ट बोलते हैं, यानी कि दोनों के बीच में पेयर्ड है। इंडिपेंडेंट यानी कि अगर मैंने 2 सैंपल्स लिए, टू डिफरेंट पॉपुलेशंस लिया जो दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं है, 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस लिया, 2 अनरिलेटेड हैं, और फिर वहां के सैंपल्स को मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। मतलब एक सैंपल जो फैक्टर है उसका इफेक्ट दूसरे सैंपल पर कैसे होता है। तो जब 2 सैंपल आ गए और फिर मैंने सेम टेस्ट परफॉर्म किया, मान लीजिए कि मैंने 10 का एक ग्रुप बनाया, 10 का दूसरा ग्रुप बनाया, यहाँ पर मैंने इफेक्टिवनेस चेक करने की कोशिश की, दूसरे ग्रुप में मैंने इफेक्टिवनेस चेक करने की कोशिश की। दोनों पॉपुलेशन, दोनों अनरिलेटेड हैं। मतलब यहाँ पर मैंने, मान लीजिए कि मैंने इनका इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करने की कोशिश की, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस चेक करने की कोशिश की। तो ऐसे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल सैंपल्स को हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एनोवा हम तब करते हैं जब हमारे पास 2 से ज्यादा सैंपल्स हो, 2 से ज्यादा यानी कि 3 सैंपल्स होंगे, जहाँ पर 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, फिर एक कंटिन्यूस होगा, उसमें कैटेगरीज होंगी और एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। टी स्क्वायर्ड में दोनों कैटेगरीज होंगी, वहां पे कंटिन्यूस मेजरेबल चीजें नहीं होती हैं। और रिग्रेशन टेस्ट में हम क्या करेंगे कि रिग्रेशन में हमारा एक डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हो सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एवरेज एवरेज हम लेते हैं सैंपल, यानी कि इन 3 पैरामीटर, ये जो 4 पैरामीटर टेस्ट है, यहाँ पर हम एवरेज लेते हैं। फिर रिलेशनशिप, हम ची स्क्वायर टेस्ट में हम रिलेशनशिप, दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। प्रिडिक्शन, अगर ऐसा कुछ वर्ड यूज हुआ तो हम रेग्रेशन एनालिसिस करते हैं वहां पर वैसे कंडीशंस में। ओके। अच्छा, ये टेबल आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा, आपको ये टेबल अगर याद हो गया तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना है। तो मान लीजिए कि ये सिर्फ एक्सेप्ट कोरिलेशन या रेग्रेशन टेस्ट, कोरिलेशन को एक्सेप्ट करते हुए, मतलब उसको एक्सक्लूड करते हुए, हम बाकी जगह पर ये कंडीशंस यूज कर सकते हैं। अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। मान लीजिए कि हाइट में मुझे मेरे क्लास का हाइट देखना है कि मेरे एवरेज स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है। तो मान लीजिए कि 5 फीट एवरेज स्टूडेंट्स की हाइट है। ओके, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे यही पूरे कैंपस का अगर देखना हो, किसी
कैंपस का देखना हो तो कैंपस में तो 1000 स्टूडेंट होंगे, तो 1000 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना मेरे लिए, मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मेरे मुझे रिसोर्स लगाने पड़ेंगे, मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इतने लोगों का डेटा कलेक्ट करके फिर उस डेटा पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल सकता है। पर इंस्टेड ऑफ दैट मैंने मेरे क्लासरूम का सैंपल लिया और वहां पर चेक करने की कोशिश की, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कुछ सैंपल्स लिए और फिर मैं उसको इन्फर करूंगा पॉपुलेशन पे, कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं 95% करेक्ट हूँ। तो भी 5% जो है ना, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। मेरे एरर की गुंजाइश 5% है कि वो डेटा इनकरेक्ट हो सकता है, तो 5% इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अगर वो उससे कम है, तो यानी कि आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। यानी कि आप अगर समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, और लेस देन और इक्वल टू ये, तो ये क्या है? ये आपका 5%, यानी कि ये 2.5। हम यूजुअली जैसे 5% ले सकते हैं आप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने बोला 5%, तो यहाँ पर 2.5% है, 2.5% है। अगर मेरी प्रोबेबिलिटी इनसे कम है, ओके, इनसे कम है, तो मैं रिजेक्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करूंगा, ओके। और और फिर मैं एक्सेप्ट करूं, अगर मैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ओके। मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरा जो पी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन अल्फा है, प्रोबेबिलिटी मेरा अल्फा से ज्यादा है, ओके, अल्फा क्या है? 2.5 से ज्यादा है, तो मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, तो मेरा जो डेटा है वो ट्रू है, मेरा नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, ओके। मेरा मेरा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानेंगे इस केस में, ओके। तो ये है डिफरेंस यहाँ पर। अब हमने ये चीजें तो समझ ली, अब आगे अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, कुछ सम्स हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेटा कुछ दिया गया है, यहाँ पर सैलरीज दी गई हैं, ओके, सैलरीज एक पी स्कूल की दी गई हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है, एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 750, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वहां पर है एवरेज सैलरी इज नॉट इक्वल टू 750, ओके, इट्स नॉट इक्वल टू 750। मैं अगर रिसर्चर हूं तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, पर उसके पहले मुझे इसको फॉल्स करना होगा। अगर ये फॉल्स है तो मेरा प्रिडिक्शन सही है, अगर ये फॉल्स नहीं है कंडीशन, तो मेरा प्रिडिक्शन सही नहीं है, ओके। तो इसके लिए हम एस पी एस एस सॉफ्टवेयर है, वहां पर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हम आज वो टॉपिक नहीं करेंगे, हम सीधा उससे जो रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जो टेबल प्राप्त हुआ है हमें, वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स और वन सैंपल टेस्ट, तो यहाँ पर आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर मीन आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन आपको पता चल चुका है कि सैलरी का मीन कितना है, ओके। हमारा इंटरेस्ट क्या है? नल हाइपोथेसिस पे हम सिग्मा टू टेल टेस्ट, जो मैंने पी आप बता ना प्रोबेबिलिटी, ये है पार्ट सिग्मा टू टेल टेस्ट। अगर ये ग्रेटर देन, अगर ये, यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन अल्फा है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेस देन अल्फा है तो हम रिजेक्ट करेंगे, ओके। तो ये क्या है? इट इज इट इज लेस देन अल्फा। तो व्हाट डज इट मीन? अगर लेस देन अल्फा है तो we will reject null hypothesis and we will retain alternate hypothesis. What we will do, we will retain alternate hypothesis. तो यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था? एवरेज सैलरी इज नॉट इक्वल टू 750, ओके।
सो आई कैन कंक्लूड दैट एवरेज सैलरी 750 इक्वल नहीं है। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0.05 है। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा मैंने 5 लिया था, उसे लिए है। ये हो गया वन सैंपल टेस्ट। ये पैड, जैसे कि पैड में मैंने बताया था बिफोर एंड आफ्टर हम डेटा पर प्रिडिक्शन करते हैं। बिफोर बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग क्या इफेक्टिवनेस रहा या नहीं रहा। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट इफेक्टिव, और सेकंड है ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इफेक्टिव। नल हाइपोथेसिस मेरा नॉट इफेक्टिव है, अल्टरनेट मेरा इफेक्टिव है। तो कंक्लूजन क्या है? यहाँ पर सेम हमने टेस्ट परफॉर्म किया एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पर, और हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आप रिजल्ट सिग्मा, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पर कितना है वैल्यू? 0.027। तो 0.027 इज लेस देन, मेरा अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 है, आप चाहिए तो A1 ले सकते हैं, पर हम यूजुअली 5 लेते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 है, तो 5 से ये वैल्यू कम है। जब मेरा 5 से ये वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे? हम नल को रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। आप वापस से इस टेबल पर आ सकते हैं, इस टेबल को आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं। आप लिख लीजिए कि पी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू है तो हम रिजेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है? लेस देन इक्वल टू 0.027। तो हम क्या करेंगे? एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट रिजेक्ट हुआ तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी कि ट्रेनिंग इफेक्टिव था। यस, ट्रेनिंग इफेक्टिव था, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? इस टेस्ट में हमने, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब एक का फैक्टर दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये स्टडी कंडक्ट किया था टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स ऑफ द टू माइंस। यहाँ पर दो माइंस यानी कि टू डिफरेंट पॉपुलेशंस पर हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया, और फिर उनका मतलब हमने रिजल्ट यहाँ पर कुछ लिखा है। वन यानी कि प्राइवेट, टू यानी कि पब्लिक। वन मतलब प्राइवेट होता है, टू यानी कि पब्लिक। और फिर उनके कुछ आउटपुट्स निकले, और फिर उससे हमने कुछ टेस्ट, जो भी टेस्ट रिजल्ट्स आए हमारे पास, यहाँ पर हमने लिखा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो मीन है। जो सिग्मा आया है वो 0.015, 0.015, यानी कि जो मेरा, अच्छा मैं इसमें से कौन सा लूँ जो मेरा बड़ा वैल्यू है 0.015, मैंने उसे चेक किया। और फिर आप देख सकते हैं ये वैल्यू मेरा, ये वैल्यू क्या है? 0.015, ये है लेस देन 5%। पर हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पी वैल्यू ये देखेंगे, ओके। इस पी वैल्यू को चेक करेंगे, इस पी वैल्यू को चेक करेंगे यहाँ पर। और फिर ये पी वैल्यू क्या है? 0.00। तो व्हाट इज 0.00? इट इज लेस देन 5। कोई भी वैल्यू अगर लेस देन 5 है तो हम एच नॉट को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और फिर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो भी हमने लिया उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। बहुत सिंपल है, राइट? आपको सिर्फ ये टेबल देखना है, समझना है, और चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशंस में आप देखें यहाँ पर, ये जो चाय स्क्वायर है, चाय स्क्वायर में मैंने क्या बोला था कि दोनों कैटेगोरिकल डेटा होगा। कैटेगोरिकल दिख रहा है आपको? ग्रेड दिख रहा है, कैटेगरी। बीकॉम दिख रहा है, कैटेगरीज। कैटेगरीज हैं, ये कोई नंबर है, आप काउंट नहीं कर सकते बीकॉम, आप ग्रेड को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों कैटेगोरिकल डेटा है। तो दोनों कैटेगोरिकल डेटा एसपीएस में हमने टेस्ट परफॉर्म किया ची स्क्वायर का, और वहां पर हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। अच्छा, ये रिजल्ट में मेरा पी वैल्यू क्या आया? ची स्क्वायर में मेरा पी वैल्यू क्या आया, मैं उसमें मेरा इंटरेस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे मिला है 0.117, यानी कि 0.117 मेरा रिजल्ट है। और 0.117 ये क्या है? इट इज हाइयर देन 5। दैट मीन्स मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो
एक्सेप्ट वो मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा और वो रिटेन्ड हो चुका है, यानी कि मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो भी आपका नल हाइपोथेसिस था उसको मैं उसको मैं रिटेन करूंगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ग्रेड। ओके, यहाँ पर आपको ये ये जो वैल्यू मिला है, यहाँ पर सिग्मा, ये सिग्निफिकेंस टू टेल, यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो टू साइड टेस्ट करने के बाद ये जो वैल्यू मिला है आप उसको चेक करेंगे जो हाईएस्ट है, और फिर उसको उस डेटा को एनालाइज करेंगे, क्या वो प्रोबेबिलिटी अल्फा से ज्यादा है या कम है, और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर रिग्रेशन टेस्ट। ओके, रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन ये होता है कि आप अ, एक एक इंडिपेंडेंट फैक्टर से कैसे प्रभावित होता है उसके बीच के, अगर मैं मुझे कोई चीज प्रिडिक्ट करनी है, मान लीजिए मुझे सेल्स प्रिडिक्ट करना है, तो सेल्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? ओके, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो मेरा जो सेल्स है वो डिपेंडेंट है किस इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पे, और किस इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को चेंज करते हुए मेरा सेल्स चेंज होगा। तो ये होता है रेग्रेशन। रेग्रेशन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपने पढ़ा होगा बचपन में। यहाँ पर जैसे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है? ये ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज एम? एम इज माई स्लोप, सी इज माई कांस्टेंट, एक्स इज दिस, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो वाई ये ये है, और एक्स ये है। ओके, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। और यही रेग्रेशन क्या पता लगाता है? रेग्रेशन और कोरिलेशन। अच्छा, उसके पहले आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए। तो कोरिलेशन यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता। मान लीजिए कि आइसक्रीम सेल्स क्या टेम्परेचर के चेंज होने से मेरा आइसक्रीम सेल्स पे कोई इम्पैक्ट आता है? तो ये क्या हो गया, मैंने दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। कोरिलेशन से नाम से ही समझ में आता है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की। मान लीजिए कि अभी मुझे देखना है कि मेरा सेल्स किसकी वजह से, किस फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है। सेल्स क्या टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है? सेल्स क्या मेरा इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से चेंज हो रहा है? तो ये सब पैरामीटर की वजह से मेरे सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसे बोलते हैं हम रिग्रेशन टेस्ट। ओके, रिग्रेशन टेस्ट हम वहां पर परफॉर्म करेंगे। रिग्रेशन में ये सब चीजें हैं। रेग्रेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेग्रेशन टेस्ट में, यहाँ पर हमने रेग्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया और कुछ रिजल्ट्स हमें आए। तो आर, अच्छा, कोरिलेशन में जीरो, और जब आर हमेशा -1 होता है कोरिलेशन में जब ये इस तरह से होता है, तो यानी कि आर इज इक्वल टू 1 विच इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, और if r is equal to -1 which means a correlation is not strong, the weak correlation। और फिर अगर मेरा डेटा स्कैटर्ड हो तो कोई भी कोरिलेशन r इज इक्वल टू 0। ओके, नो कोरिलेशन, यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो -1 to 1 के बीच में लाई होता है हमेशा। तो रेग्रेशन में भी आप देख सकते हैं कि रेग्रेशन में अगर यहाँ पर जो r का वैल्यू है 0.950 है, 0.950 क्या बोलता है, यानी कि ये क्लोजर टू आर है, यानी कि मेरा मेरे मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे काफी स्ट्रांगली, मतलब दोनों के बीच में रिलेशंस है, काफी स्ट्रांग रिलेशंस है, ये बता रहा है। और व्हाट डू यू मीन बाय आर स्क्वायर? ओके, आर स्क्वायर ये बताता है कि हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर आया 0.903, यानी कि ये बोल रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, व्हाट इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल?
माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टूडेंट पॉपुलेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा में लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट पॉपुलेशन causes 90.3% चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स। मतलब स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन है वो 90.3% चेंज कर रहा है मेरे सेल्स को। तो मतलब कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है ये। मतलब अ, मेरे स्टूडेंट पॉपुलेशन मेरे सेल्स पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और वो भी 90.3%। ओके, ये टेबल ये हमें बता रहा है। अच्छा, सेकंड टेबल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 0.00। यहाँ पर रिग्रेशन, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि 0.00 इट इज व्हाट इट इज लेस देन 0.05। ओके, यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो लेस देन 0.05 है। Hence, we can say that there is a significant relationship between independent variable and a dependent variable. तो 0.05 क्या था? ये प्रोबेबिलिटी है, सिग्मा इज माय प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 0.000। तो if since it is less than 0.05, which is 5%, तो 5% is the level of significance। तो 5% से कम है, जब कोई भी चीज 5% से कम होती है तो हम क्या बोलते हैं? इन यहाँ पर हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। दोनों के बीच का रिलेशन कितना? काफी सिग्निफिकेंट है। ओके, अब अब हम आएंगे कोएफिशिएंट के बारे में। कोएफिशिएंट है क्या, और ये जानने की कोशिश करते हैं। कोएफिशिएंट में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बीटा का वैल्यू दिया है 0.950। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक यूनिट चेंज होने पर मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0.95 यूनिट चेंज होगा। मतलब मैंने एक यूनिट इंडिपेंडेंट चेंज किया तो मेरा 0.950 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। तो फर्दर मोर द बीटा वैल्यूज, और ये बीटा अगर पॉजिटिव है यानी कि मेरा ये बता रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन अदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज अगर मैंने 1 यूनिट से किया तो मेरा जो सेल्स है, सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो 0.9500 से होगा। सेल्स मेरा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा, ये यहाँ पर पता चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अच्छा, 60 इज माई कॉन्स्टेंट, तो c इज माई कॉन्स्टेंट। बाकी के मेरे जितने भी uh, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसको मैं यहाँ पर 5x, और मान लीजिए कि ये हो गया, ये सिंगल, यहाँ पर क्या है? ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लीजिए कि मेरे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जैसे कि यहाँ पर सेल्स मेरा क्या बॉय पर डिपेंड है, आउटलेट्स पर डिपेंड है, किस किस पर डिपेंड है? कस्टमर पर डिपेंड है, कंप्यूटर पर डिपेंड है, क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड है। तो यहाँ पर मल्टीपल हैं तो बाकी सब चीजें सेम होंगी। यहाँ पर याद रखना आप, हम एडजेसेंट, जब भी मल्टीपल होगा तो हम एडजेसेंट आर स्क्वायर देखेंगे, और बाकी चीजें सेम है। बाकी चीजें जो हमने पिछले शीट्स में देखी थी वो यहाँ पर भी वही है। एनोवा के केस में यहाँ पर 0.0, ये तो जैसे कि हमने पिछले शीट में देखा, सेम डेटा यहाँ पर भी वही है, सेम इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर सिंस मल्टीपल है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, तो सी मेरा 6.73। फिर इसके बाद ये जो नंबर होगा बॉयज का 0.919x1, 0.699x2, 1.620x3 माइनस ये। अच्छा, कोएफिशिएंट बीटा पे मेरा इंटरेस्ट है। कोएफिशिएंट बीटा में जो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है? 0.615। अब ये मोर सिग्निफिकेंट है, मतलब इसके चेंज होते ही, मतलब मेरा एक यूनिट अगर चेंज हुआ, एक यूनिट मेरा आउटलेट चेंज हुआ तो मेरा 0.617 यूनिट, 0.6 यूनिट मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सेल्स है, तो सेल्स में उतना डिफरेंट आएगा। ओके,
आप यहाँ पर इस तरह इक्वेशन लिख सकते हैं और ये डेटा देख सकते हैं। ये ये है मेरा इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर हमने उसको कंक्लूड किया है इस तरह से। तो हमने रेग्रेशन समझ लिया, हमने ची स्क्वायर समझ लिया, हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वन सैंपल टेस्ट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, टी टेस्ट, और फिर ची स्क्वायर, और हमने रेग्रेशन देख लिया। अब अनुभव पर आते हैं। तो अनुभव पे हमने आ, आने से पहले अनुभव की छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अनुभव क्या है? तो अनुभव हमने जब टू सैंपल टेस्ट किया था तो हम मीन को कंपेयर कर रहे थे, या फिर जेड सैंपल साइज लार्ज होगा तो हम जेड टेस्ट परफॉर्म करते थे, सैंपल साइज स्मॉल होगा तो हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर थ्री और मोर सैंपल्स हैं तो ऐसे कंडीशंस में अगर मीन के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम अनोवा टेक्निक का यूज करते हैं। वहां पर कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे मेरा सिंस पैरामीट्रिक है तो मेरा पॉपुलेशन जो होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, और ईच वन ऑफ द सैंपल है, जितने भी सैंपल्स है मेरे पास उसके वेरिएंस सेम होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होगा उसका हर एक सैंपल का। एडिटिवनेस मतलब सभी वेरिएंस को ले लिया मैंने तो सबको ऐड कर सकता हूँ मैं। ये एजम्पशन है कुछ एनोवा के। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। नल हाइपोथेसिस में क्या है? नल हाइपोथेसिस है कि दोनों सबकी मीन इक्वल है और अल्टरनेट यानी कि कोई एक मीन डिफरेंट है। अच्छा, ये है क्या? ये डाउट आएगा आपके मन में। तो ओके, ये समझ में आएगा आपको। थोड़ा नीचे जाते हैं हम। टेक्निक ऑफ अनोवा, वन सैंपल अनोवा होता है, टू सैंपल अनोवा होता है। ओके, अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में एफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और एफ का जो रिजल्ट होता है, मतलब एफ क्या होता है? वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स, वेरिएशन विद इन सैंपल्स। ओके, तो वन वे एनोवा में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। इंडिपेंडेंट फैक्टर का इफेक्ट क्या है? ओके, उनका इफेक्ट क्या है रो या कॉलम में? या तो रो में या तो कॉलम में उसका इफेक्ट क्या है? वो वन वे एनोवा हो गया। टू वे एनोवा में क्या हो गया? हमारे मेरे टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का रो और कॉलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वन वे एनोवा में मेरे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। अब आपको क्लैरिटी होगा कि वन वे एनोवा और टू वे एनोवा क्या है। वन वे एनोवा में मान लीजिए कि मेरे मोड ऑफ पेमेंट्स क्या हुए? मोड ऑफ पेमेंट्स मेरे इंडिपेंडेंट फैक्टर हुए। इंडिपेंडेंट फैक्टर मेरे तीन चीजों को इम्पैक्ट कर रहे हैं: कैश, चेक एंड ऑनलाइन। मोड ऑफ पेमेंट मेरा क्या है? थ्री डिफरेंट टाइप्स है: कैश, चेक एंड ऑनलाइन। तो कैश का मेरा यहाँ पर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, सब डेटा है। कितने लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं चेक, और कितने लोग ऑनलाइन पेमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ओके, मान लीजिए कि डेटा नंबर्स में है, तो इन सबका सम कर दिया हमने। सबका सम कर लिया, फिर सबका एवरेज निकाल लिया। ओके, तो वेरिएशन बिटवीन सैंपल मतलब मेरे सैंपल के बीच में जो वेरिएशन है उसको मैं बोलता हूँ वेरिएशन बिटवीन सैंपल। और अगर मेरे पर्टिकुलर एक सैंपल के अंदर में, मतलब सैंपल के अंदर में हुआ तो विद इन सैंपल बोलता हूँ। और बिटवीन सैंपल यानी कि अलग अलग सैंपल्स, और विद इन सैंपल यानी कि उसी सैंपल में जो वेरिएशन होगा उसको मैं बोलूंगा विद इन सैंपल। ओके, वो होता है विद इन सैंपल। अच्छा, इसका जो ग्रैंड मीन है, मतलब जितना भी मीन आया मेरे पास उसका मैंने टोटल मीन लिया, तो मेरा जो ग्रैंड मीन आया, ओके, वो है 16.27। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस यानी कि मेरा मेरा जो टोटल मीन है वो हर एक के मीन से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है। 16.27 13 से ज्यादा है। यहाँ पर आप मान सकते हो कि ठीक है, इट्स क्लोज टू ये, पर यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा ऐसे केस में। ओके, यहाँ पर ये जो इस तरह से टेबल आता है, अगर मैंने अनोवा वन वे अनोवा टेस्ट परफॉर्म किया तो इस तरह से टेबल होगा। तो वहां पर एक सिग्मा का वैल्यू होगा। यहाँ पर सिग्मा 0.05 होता है, तो इससे मैं तो सीधा निकाल सकता हूँ पी का वैल्यू। ये थेरोटिकल कैलकुलेशंस है। यहाँ पे सिग्मा क्या है? 0.05। सिंस सिग्मा ये क्या है? इट इज लेस देन, इट इज लेस देन। इसका हम सम सॉल्व करेंगे तो वो सेम जैसे कि टेबल पहले बताया था आपको। अगर मेरा p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इफ इट इज लेस देन 5,
तो मैं रिजेक्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस। इस केस में मैं क्या करूंगा, ये क्या है, 5 से कम है, 0.05 इज 5 से कम है, तो मेरा 5 से कम है, तो क्या करूंगा, मैं रिजेक्ट करूंगा मेरे नल और हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा। ये मेरा टेबल है। इस टेबल पे मेरा एफ कैलकुलेशन, मतलब ये एफ जो वैल्यू आया, अगर आपको ये ऑन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेथड है, अदरवाइज एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में तो काफी इजीली आपको सिग्मा का वैल्यू मिल जाता है और उस प्रोबेबिलिटी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप नल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। जिस तरह से ये मेरा पिछला ये टेबल आपने देखा यहाँ पर, इसे आप पता लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो, एफ का वैल्यू आया 5.64, तो हम क्या करें, एफ कैलकुलेटेड और एफ का एक टेबल होता है, तो अगर एफ कैलकुलेटेड ज्यादा है टेबल से तो रिजेक्ट करेंगे, और एफ कैलकुलेटेड कम है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ये वन वे हो गया। टू वे में क्या होता है, टू वे में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मेरे सैंपल्स को। पहला है, मान लीजिए कि बहुत डिफरेंट आईआईटीज हैं और हर आईआईटीज में एक स्पेशलाइजेशन है और उसके पैकेजेस हैं, यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो मेरे दो हाइपोथेसिस होंगे। पहला तो नल और अल्टरनेट में क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी आईआईटीज के डिफरेंट, दिल्ली, बैंगलोर, मद्रास हो गया, तो यहाँ पर जितने भी एवरेज पैकेजेस हैं वो इक्वल है। पहले मैं वो प्रेडिक्ट करूंगा। अगर इक्वल हुआ टेस्ट मेरा, मतलब मेरा पी का वैल्यू इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, तो मैं रिजेक्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस को। अगर पी का वैल्यू ज्यादा हुआ मेरा अल्फा से, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मतलब यानी कि सिग्मा का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं हर एक इसके बीच का डिफरेंस पता लगाता हूँ, मेरे हर एक सैंपल का रो रो यहाँ पर कॉलम वाइज पता लगा रहा हूँ आईआईटी, और फिर रो वाइज स्पेशलाइजेशन, ये मेरा जो जो स्पेशलाइजेशन है वहां पर मैकेनिकल, आईटी, कॉम, सिविल, यहाँ के पैकेजेस हैं। तो मैं दो बार इस टेस्ट को परफॉर्म करूंगा। यहाँ पर एक नल हाइपोथेसिस, ये टू वे एनोवा में होता है। यहाँ पे एनुअल पैकेज डिफरेंट आईएम्स का इक्वल है, यहाँ पर एनुअल पैकेज स्पेशलाइजेशन का इक्वल है, स्पेशलाइजेशन का इक्वल है। और यहाँ पर दो सिग्मा आएगा, आप उस सिग्मा से पता लगा सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी जो भी आया उसके अकॉर्डिंग एक टेबल की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर अनोवा टेस्ट है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट है, मैं सीधा रिजल्ट पे जाता हूँ। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एवरेज सबसे ज्यादा कहाँ पर है, हनी में, मतलब यहाँ पर डिफरेंट रेसिपीज हैं, इसमें से जो हनी है वो 8.14, उसका एवरेज ज्यादा है। अनोवा में यहाँ पर 0.005, यानी कि मैं इसको रिजेक्ट करूंगा सिग्मा को, और रिजेक्ट करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रिजेक्ट 0.005, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पर इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0.05, इट इज लेस देन इक्वल टू 0.05, तो इसको मैं रिजेक्ट करूंगा। अगर मैंने जैसे ही रिजेक्ट किया तब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये टेबल देखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर, अच्छा ये टू वे है या वन वे अनोवा टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डिफरेंट चिकन, मतलब मेरे फैक्टर्स कैसे हैं, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर डिफरेंट, एक मेरे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक फैक्टर, मतलब चिकन चिकन प्लेटर का इन सब पे क्या इम्पैक्ट है, हनी चिकन का इन सब पे क्या इम्पैक्ट है, मतलब एक फैक्टर बाकी सब फैक्टर्स पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, उसका यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो हम समझेंगे। यहाँ पर जो हाईएस्ट है ना, आप उसको देखें और लोएस्ट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट जो वैल्यू है 0.04, यहाँ पर सॉरी, जो लोवेस्ट वैल्यूज हैं, लोवेस्ट वैल्यू 0.008 है, फिर ये मतलब ये क्या है, 0.008, यहाँ पर भी क्या है, 0.008,
तो यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये लेस देन किससे, ये लेस देन, ये लेस देन 5 है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं रिजेक्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस को और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा। और फिर यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस मेरा क्या है कि एवरेज रेटिंग गिवन टू एटलीस्ट टू डिशेस डिफर सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर जो एवरेज डिशेस हैं वो काफी काफी हद तक डिफर करेंगे, या फिर एवरेज रेटिंग गिवन टू ऑल 4 डिशेस इज सेम, ऐसा नहीं है। मतलब दो में तो डिफरेंट होगा, और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं इस केस में। ओके, इस केस में हम क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट है। और यहाँ पर 0.0046। ओके, तो इस तरह से हमने ये अनोवा टेस्ट परफॉर्म किया। अनोवा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, आप यहाँ पे सिग्मा से पता लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर जितने भी सिग्मा है उनको कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 0.03 क्या है, 0.03 तो ग्रेटर देन है। यहाँ पर मैं नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट करूंगा, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा। पर ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशंस में, या फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है। यहाँ पर भी देखिए ये लेस देन 0.05 है, यानी कि मैं रिजेक्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस को और मैं एक्सेप्ट करूंगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ऐसे के कंडीशंस में। यानी कि इसका इम्पैक्ट इनका इनका इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है यहाँ पर हनी चिकन पर। और फिर यहाँ पर कुछ रेटिंग्स दी गई हैं, रेटिंग्स दी गई हैं। तो ये अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आप क्या, आपको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो आपने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। ओके, तो इस तरह से हमने अनोवा भी कवर कर लिया है। तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हाइपोथेसिस हमने चेक किया, फिर हाइपोथेसिस के टेस्टिंग्स को हमने समझने की कोशिश की, हाइपोथेसिस के जो टेस्टिंग करने के बाद जो डेटा आता है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की। तो ये बहुत ही क्विकली हमने बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए। आप डिटेल्स में इसको बुक में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसको इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। मेरा सिर्फ बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो आप कितने भी एग्जाम्पल्स ले लें आपको बहुत आसान और बहुत सरल लगेगा, और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, जरूर मिलूंगा आप नए वीडियो के साथ। तो आप सबका धन्यवाद। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से, आपके मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। धन्यवाद।